दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज। इसमें हम एक क्रम से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के सार संग्रह को विषयवार प्रस्तुत करेंगे, जो न केवल सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए बल्कि रिवीजन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं तथा आज से वीडियो में हम इसका पहला भाग देखेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास काल के स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 एनसीईआरटी सार संग्रह। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए दोस्तों, पहले इतिहास क्या होता है इसकी एक परिभाषा जान लेंगे। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण या क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास या हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उत्तर होगा आहत सिक्के। अगला पॉइंट है, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर देंगे मुद्रा शास्त्र। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उत्तर होगा स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट इसका उत्तर होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों इंतु इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो दोस्तों उत्तर होगा बीए स्मिथ ने। ठीक है, बीए स्मिथ के द्वारा जो है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया गया था। अब आगे देखेंगे दोस्तों, इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जो दोस्तों लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे, इसका टाइम पीरियड है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल पीरियड है दोस्तों 600 ईसा पूर्व से आगे, और पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें उपलब्ध है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरणों का। अगला पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। तो दोस्तों उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अगला है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो दोस्तों उत्तर याद रखेंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अगला है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो दोस्तों आंसर होगा वैवस्वत मनु। अगला पॉइंट देखेंगे,
वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो दोस्तों वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। अगला फैक्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है मौर्य वंश इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे कल्पसूत्र से। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेंगे यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है। अब देखिए मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। अगला है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दोस्तों खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर होगा मनु स्मृति। अगला बिंदु देखेंगे, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को कहा जाता है। अगला फैक्ट है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों उत्तर देंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला देखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला देखेंगे, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन। उत्तर ध्यान देंगे, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन। अगला फैक्ट है, पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो पुरावेश का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर होगा रेहला से। अगला देखेंगे, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो दोस्तों उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रमुख अभिलेख व उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं, तो इन्हें एक बार देख लेंगे। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल से। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर देंगे कलिंग नरेश खारवेल। दूसरा है, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय। अगला है नासिक अभिलेख, तो गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन तथा भितरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। तो बौद्ध स्तंभ लेख से जो है शुंग काल की जानकारी मिलती है। अगला है, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो दोस्तों उत्तर होगा CU की। अगला देखेंगे, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों उत्तर होगा अल बरूनी ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मार्को पोलो द्वारा जो है पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट देखेंगे, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे शुंग वंश का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चीनी लेखकों का वर्णन दिया गया है, लेखक, उनका समय, उनकी रचनाएं तथा यात्रा विवरण। तो देख लेंगे एक नज़र में।
फाहियान। अब देखिए दोस्तों, फाहियान का समय है 399 से 414 ईस्वी तक का। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं भारत दशा का विवरण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत दशा का विवरण रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों फाहियान उत्तर होगा। अब इनके यात्रा विवरण से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने माफी चाहूंगा दोस्तों, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया। अगला देखेंगे हवेनसांग। इनका टाइम पीरियड है 629 से 645 ईस्वी तक का। अब इनकी रचना है दोस्तों CU की पाश्चात्य संसार के लेख। इनकी यात्रा विवरण है। हवेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला है इत्सिंग। टाइम पीरियड होगा 673 से 675 ईस्वी तक का। रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यात्री विवरण है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, पाषाण काल स्टोन एज से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। पाषाण काल दोस्तों 3 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। यहाँ पर इनका टाइम पीरियड दिया गया है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब इससे संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस टॉपिक पे कवर करेंगे। देखिए, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। अगला देखेंगे, मानव विकास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा पूरा पाषाण काल। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों उत्तर होगा पत्थर। अगला बिंदु देखेंगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो दोस्तों उत्तर होगा जम्बू द्वीप। अगला है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी को जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों पिथेकैंथ्रोपस, याद रखेंगे, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों उत्तर याद रखेंगे हथनोरा, जो कि नर्मदा घाटी में पड़ता है। अगला है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो दोस्तों पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला बिंदु है, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों उत्तर होगा कालीबंगन से। अगला देख लेंगे, यहाँ पर वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो दोस्तों उत्तर होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला फैक्ट है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण है ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों उत्तर होगा तांबा। अगला है, प्रस्तर युग या स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? उत्तर होगा दोस्तों कुत्ता। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। अगला है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आदमगढ़ से। अगला है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों उत्तर होगा नवपाषाण काल में। अगला है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो दोस्तों उत्तर होगा जौ। अगला है, चाकोलिथिक युग
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग के नाम से। अब यहाँ पर देख लेंगे ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, यहाँ पर स्थल दिए गए तथा उनका जो कहाँ पर स्थित है ये सभी हमें यहाँ पर देखना है। अब देखेंगे इनाम गांव। अब देखिए दोस्तों, इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य जो है दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तीसरा है नवदा टोली जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया तथा यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण भी मिले हैं। अगला है ताम्रवती जो कि राजस्थान में है। इससे पहले दोस्तों नेवासा को देखेंगे। नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण जो है नेवासा से हमें प्राप्त हुए। अंतिम है यहाँ पर ताम्रवती जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। अंत में देखेंगे दोस्तों नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला बिंदु देखेंगे यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अगला है भारतीय पुरातत्व जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए हुए हैं, प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो दोस्तों उत्तर होगा नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों पेबल उपकरण का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से होगा। अगला है ताम्बुवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आहार संस्कृति याद रखेंगे। आहार संस्कृति ताम्बुवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों माइक्रोलिथिक औजार का संबंध मध्य पाषाण काल से है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर होगा निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों उत्तर होगा पुरापाषाण काल से। अब यहाँ पर देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है दोस्तों। अगला है भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा मेहदहा और सराय नाहर राय। अगला है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो दोस्तों उत्तर होगा उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट पत्थरों के नाम स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो दोस्तों क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर जो है सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे। अगला है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ी याद रखेंगे। शिवालिक पहाड़ियों में जो है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों मेहरगढ़ से जो है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड प्राप्त
पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल और कहाँ पर ये स्थित है, इन्हें जो है यहाँ पर देखेंगे। पहला है बुरजहोम, कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा है गुफर कराल, जो कि कश्मीर में ही है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। गेहूं की तीन व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण जो है हमें यहाँ से मिलते हैं तथा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य जो है हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है मेहदहा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ से जो है धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलीहल, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। यहाँ से राख के डेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्रमाण जो है हमें प्राप्त हुए हैं। अगला देखेंगे चोपानी मांडो, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य जो है हमें चोपानी मांडो से मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है सारूतारू। तो दोस्तों सारूतारू असम राज्य में है। यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरांद, जो कि बिहार में स्थित है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तथा प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित। अगला है दोस्तों दाओजली, जो कि असम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है दोस्तों। अगला है नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाने की, तो आप जो है धैर्य बनाए रखें। अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। नेक्स्ट है हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो दोस्तों उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो दोस्तों उत्तर होगा भाव चित्रात्मक। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे बॉक्स में, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगला है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर होगा सौराष्ट्र से। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो दोस्तों रंगपुर थी, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। अगला है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो दोस्तों उत्तर होगा कालीबंगन। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी?
तो दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मातृ देवी की पूजा करते थे। अब यहाँ पर देखेंगे, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है दोस्तों, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धौलावीरा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर होगा वर्गाकार। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी वहां पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों कपास की खेती का जो विश्व में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो हुआ था भारत में। ठीक है। अगला है, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे, सैंधव सभ्यता की जो समकालीन मिस्र की सभ्यता थी ये नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कालीबंगन से। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है दोस्तों, लेखन कला की जो प्रणाली थी विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा मृदभांड। नेक्स्ट बिंदु है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो दोस्तों भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों उत्तर याद रखेंगे सेलखड़ी का। अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है दोस्तों, हड़प्पा की सीमा। ठीक है, तो हड़प्पा की जो उत्तरतम सीमा थी दोस्तों कौन सी थी? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे पूर्वोत्तर सीमा को, तो हड़प्पा की पूर्वोत्तर सीमा थी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि दक्षिणतम जो दोस्तों यहाँ का जो महत्वपूर्ण स्थल था वो कौन सा था? दामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। जबकि पश्चिमोत्तर बिंदु जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का या हड़प्पा की सीमा का कौन सा था? तो ये था सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दर्शाया गया है। तो हमें एक बार इसमें देख लेंगे। हड़प्पा, तो दोस्तों हड़प्पा जो है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी तथा व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। अब इसकी जो दोस्तों खोज हुई थी 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, 1921 में हुई थी और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो है अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल तथा कांस्य दर्पण।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो दोस्तों उत्खनन करता है यह है राखलदास बनर्जी तथा मार्टिमर व्हीलर। इसकी खोज हुई थी 1922 में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा यहाँ से जो है विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति तथा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति व चमकते हुए बंदर का चित्र एवं एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लोथल, जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा इसकी उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ जी है। अब इसकी दोस्तों यहाँ पर जो है 1955 एवं 1962 में जो लोथल की खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दोमुए राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां तथा चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला है चनहुदड़ो, सिंध में पाकिस्तान में स्थित है। अर्नेस्ट मैके व NC मजूमदार इसके उत्खनन करता है। 1931 में इसकी खोज हुई थी, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, गगा कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा तथा काजल पाउडर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज जो दोस्तों 1953 से 1960 में मानी जाती है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य एवं लकड़ी की नाली आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। सूरजभान इसके उत्खनन करता है। 1969 में इसकी खोज हुई थी और ये जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा आदि साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोट दीजी, खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से धुर्ये एवं फजल अहमद खान जो है इनके उत्खनन करता है। 1935-1955 में जो है इसकी खोज हुई। अब देखिए कोट दीजी जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से जो दोस्तों किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे आदि प्राप्त हुए। अगला है बनावली, हिसार हरियाणा में स्थित है। उत्खननकर्ता RS बिष्ट व रविंद्र सिंह बिष्ट है। खोज हुई थी 1973 में, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से जो है मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़ रूपनगर, जो कि पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1955 में इसकी खोज हुई थी तथा सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है रंगपुर, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। SR राव इसके उत्खनन करता है। 1954 में खोज हुई तथा भादर मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है दोस्तों वो है ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग तथा धान की भूसी। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1958 में इसकी खोज हुई थी तथा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन तथा जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। 1927 एवं 1962 इसकी खोज। अब देखिए दोस्तों सुतकांगे डोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव, अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य तथा बंदरगाह जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी उत्खनन करता है। 1982 में खोज हुई तथा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित ब्राह्मण,
बाणाग्र, मोहरों के साक्ष्य आदि या जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतका को, पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स उत्खनन करता है। 1962 में खोज हुई तथा सादिकौर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला और अंतिम है दोस्तों सुरकोददा, गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी उत्खनन करता है। 1964 में खोज हुई, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है तथा यहाँ से जो है कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी एवं तराजू का पलड़ा आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता में जो है विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में देखेंगे वैदिक काल, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।